कमांडो शेर खान खामोश था और उफक के किनारों को देख रहा था, जहां सूरज की अव्वलीन किरणें मशरक़ी आसमान को रोशन कर चुकी थी। शाहिद अली ने आहिस्ता से पूछा कि हमें पूरा सूरज निकलने का इंतजार करना होगा। शेर खान ने सूरज के रोशन सुरख किनारे को नमूदार होते देखते हुए जवाब दिया, हम इस वक्त बटन दबाएंगे जब सूरज पूरे का पूरा आसमान पर नमूदार हो चुका होगा। सूरज का सुरख थाल आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था। इसकी सुरख रोशनी झरोके में खड़े तीनों मुजाहिदों पर पड़ रही थी। जब सूरज पूरे का पूरा आसमान पर निकल आया तो कमांडो शेर खान ने रिमोट कंट्रोल का रुख डैम की दीवार की तरफ करते हुए कहा, मैं बटन दबाने लगा हूँ, बिस्मिल्लाह। और कमांडो शेर खान ने बिस्मिल्लाह पढ़कर रिमोट का सुरख बटन दबा दिया। इस वक्त तलू होते सूरज की सुरख किरणें रिमोट पर पड़ रही थी। इनको यकीन था कि बटन के दबाते ही डैम की दीवार पर पहला धमाका होगा, लेकिन कुछ न हुआ। शेर खान और शाहिद अली मायूसी और हैरत के आलम में एक दूसरे को देखने लगे। शाहिद अली ने कहा, शेर खान एक बार फिर कोशिश करो। शेर खान ने रिमोट का रुख डैम की दीवार की तरफ करके दूसरी बार सुरख बटन दबा दिया। इसके साथ एक कड़ाके की आवाज़ आई जिससे सारी वादी गूंज उठी। ये ऐसी आवाज़ थी जैसे किसी जगह आसमानी बिजली गिरी हो। मुजाहिदों के चेहरे खुशी से चमक उठे। शाहिद अली ने कहा, शेर खान दूसरे टारगेट को उड़ा दे। शेर खान ने रिमोट का रुख बाएं तरफ किया और सुरख बटन दबा दिया। इस बार भी वही कड़ाका पैदा हुआ और फिर जबरदस्त धमाके की आवाज़ आई। डैम की दीवार के दो शगाफों में लगाया हुआ केमियावी मवाद फटकर दीवार को दो जगहों से तोड़ चुका था, मगर दीवार इतनी मजबूत थी कि अभी तक डैम सलामत है। शाहिद अली ने परेशान सा होकर कहा, दीवार नहीं टूटी शेर खान, काम गलत हो गया है। कमांडो शेर खान ने कोई जवाब न दिया और तीसरी बार बटन दबा दिया। तीसरा कड़ाकेदार धमाका हुआ। अब सारी वादी डैम के खतरे के अलार्म से गूंज उठी थी और वादी में कई फौजी गाड़ियां इधर से उधर दौड़ती भागती नजर आने लगी थी। दिन की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। डैम की दीवार इसी तरह खड़ी थी और किसी शगाफ में से पानी दीवार को तोड़कर बाहर नहीं निकला था। कमांडो शेर खान ने बारी बारी सारे शगाफों में लगे हुए धमाका खेज केमियावी मवाद को बटन दबाकर उड़ा दिया। केमियावी मवाद जरूर उड़ गया था, मगर डैम की दीवार इसी तरह खड़ी थी और किसी जगह से पानी दीवार तोड़कर बाहर निकलता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ये मुजाहिद डैम की दीवार से बहुत दूर किले के खंडर के झरोके में खड़े थे। डैम की दीवार के साथ इन धमाकों और कड़ाकों ने जो सलूक किया था, इसे डैम की सिक्योरिटी के फौजी और हिफाजती अमले के लोग डैम की दीवार के ऊपर जंगले के साथ इधर उधर दीवानावार भागते हुए देख रहे थे। ये दीवार कई जगहों से तड़क चुकी थी और दीवार गिड़गिड़ाहट की आवाज़ के साथ लरजना शुरू हो गई थी। डैम के सारे अमले में अफरा तफरी का सा आलम था। हंगामी हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जा रही थी। खतरे का अलार्म मुसलसल चीख रहा था। फिर एक भयानक आवाज़ बुलंद हुई। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ अपनी जगह से उछलकर समंदर में जा गिरा हो। इस वक्त शेर खान, बशीर अली और मुजाहिद शाहिद अली ने देखा कि दूर डैम की दीवार में एक जगह से पानी की कई 100 फीट लंबी धार दीवार तोड़कर बाहर को निकल आई है। इसके फौरन बाद एक और धमाका हुआ और डैम की दीवार के दूसरे शुगाफ को तोड़कर पानी की तूफानी और बहुत मोटी और लंबी धार बाहर को निकल आई। मुजाहिद शाहिद अली ने कमांडो शेर खान के दोनों हाथों से कंधे पकड़ते हुए कहा, शेर खान, खुदा ने हमारी सुन ली है, डैम टूट गया है। झांसी की खुफिया तंजीम का रजाकार मुजाहिद बशीर अली भी ये सारा मंजर देख रहा था। कहने लगा, हमें अब ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, फौजी सारे इलाके को घेरे में ले लेगी। कमांडो शेर खान ने कहा, जब तक डैम टूट नहीं जाता और समंदर का पानी जेर ज़मीन प्रोजेक्ट में दाखिल नहीं हो जाता, हमें इस जगह ठहरना होगा। इन्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। डैम की दीवार 10 जगहों से टूट चुकी थी और जखीरे किए हुए करोड़ों टन पानी के दबाव जब दीवार पर पड़ा तो दीवार इस दबाव को बर्दाश्त न कर सकी और देखते ही देखते रेत की दीवार की तरह बैठ गई और करोड़ों टन पानी तूफानी समंदर के रेले की तरह दीवार के चट्टानी पत्थरों को खसो खशाक की तरह उड़ाता हुआ तूफानी नूह की तरह वादी की तरफ बढ़ा। एक क़यामत खेज तूफानी मंजर था जिसमें पानी के तूफानी मौजों का शोर, डैम के अलार्म, फौजी गाड़ियों की भाग दौड़ और फौजियों की चीखों पुकार के शोर में गुडमुड हो रहा था। डैम का पानी तूफान खेज समंदर बनकर वादी में आ गया और शोर मचाता, जाग उड़ाता, झाड़ियों और दरख्तों को उखाड़ता जेर ज़मीन लेज़र सैटेलाइट प्रोजेक्ट की सुरंग की ढलान पर कई 100 फीट फी सेकंड की रफ्तार के साथ चीखता चिंगारता सुरंग में दाखिल हुआ और इसने सुरंग को फर्श से लेकर छत तक अपनी लपेट में ले लिया और जेर ज़मीन तहखाने और प्रोजेक्ट की लेबॉर्ट्रियाँ और इनका साजो सामान वहाँ पर काम करते अमले के लोग चंद सेकंड्स के अंदर अंदर डैम के सैलाब में गर्क हो गए और वो किसी को मदद के लिए भी न भुला सके। डैम के सैलाब ने चंद लम्हों में प्यालानुमा वादी को पानी से लबरेज कर दिया। जहाँ पहले दरख्त, झाड़ियाँ और फौजी गाड़ियाँ दौड़ती भागती नजर आ रही थी, अब वहाँ पानी ही पानी था, समंदर ही समंदर था। अपने मिशन को अपनी आंखों के सामने कामयाब होते देखकर तीनों मुजाहिद, कमांडो शेर खान, बशीर अली और मुजाहिद शाहिद अली किले के दूसरे दरवाजे से निकलकर जंगल के मशरक़ी किनारे की तरफ चलने लगे। डैम के पानी का सैलाब अब किले के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था
जंगल से निकलकर वो रोहितगढ़ के स्टेशन को जाने वाली सड़क पर आए तो वहाँ दूर इन्हें कई फौजी गाड़ियाँ खड़ी नजर आई। बशीर अली ने कहा, हमें इस तरफ से नहीं जाना चाहिए, मेरे साथ आओ। और वो शेर खान और शाहिद अली को लेकर एक घाटी में उतर गया। तीनों मुजाहिद मशी की टीलों में से होते हुए रोहितगढ़ के स्टेशन पर पहुंच गए। बशीर अली और शेर खान देहाती लिबास में थे, जबकि मुजाहिद शाहिद अली सपेरे के भेस में था। स्टेशन पर भी अजीब अफरा तफरी मची हुई थी। डैम की तबाही की खबर यहाँ पहुंच चुकी थी। रेलवे पुलिस के अलावा मिलिट्री पुलिस के जवान भी इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। तीनों कमांडो मुजाहिद मंसूबे के मुताबिक एक दूसरे से अलग होकर प्लेटफॉर्म पर बैठे झांसी की तरफ जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। टिकट उन्होंने खरीद कर रख लिए थे। दूर बैठकर भी वो एक दूसरे की खबरगिरी कर रहे थे। जगह जगह प्लेटफॉर्म पर मुसाफिर टोलियों में डैम की तबाही के बारे में बातें कर रहे थे। ये बहुत बड़ी तबाही थी, बहुत बड़ा सानिया था। ये बात शेर खान और शाहिद अली से पोशीदा नहीं थी कि झांसी तक इस सारे इलाके में पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस और फौजी चौकस होंगे। अगरचे वो सपेरे और देहाती लिबास में थे, इसके बावजूद बेहद मोहतात रहकर झांसी तक सफ़र करना था। ट्रेन आकर रुकी। तीनों कमांडो मुजाहिद अलग अलग डब्बों में एक दूसरे को देखते हुए सवार हो गए। ट्रेन चल पड़ी। झांसी तक 50 किलोमीटर का सफ़र था। ट्रेन झांसी पहुंची तो कमांडो शेर खान को प्लेटफॉर्म पर कुछ खिलाफ मामूल सा माहौल महसूस हुआ। ट्रेन के रुकते ही वो डब्बे से निकलकर इन डब्बों की तरफ देखने लगा, जहां मुजाहिद, शाहिद और बशीर अली सवार थे। दोनों मुसाफिरों के साथ वो भी डब्बों से बाहर आ गए। उन्होंने भी दूर से कमांडो शेर खान को देख लिया था और पहले की तरह यहाँ भी अलग अलग होकर प्लेटफॉर्म के गेट की तरफ बढ़े। कमांडो शेर खान के तजुर्बे ने बता दिया था कि यहाँ मामला कुछ गड़बड़ है। चुनाचा इसने प्लेटफॉर्म के गेट की तरफ जाने की जल्दी न की और दूसरे मुसाफिरों के पीछे रुक रुक कर चलने लगा। इसने अपने साथियों की तरफ देखा, वो भी कुछ फासले पर मुसाफिरों के साथ गेट की तरफ बढ़ रहे थे। प्लेटफॉर्म के गेट के करीब आकर अचानक कमांडो शेर खान ने फौज के 10-12 सिपाहियों को गेट की दूसरी तरफ ड्यूटी में खड़े देखा। दो फौजी अफसर गेट से निकलने वाले मुसाफिरों को बड़े गौर से देख रहे थे। जिस मुसाफिर पर इन्हें जरा सा भी शक पड़ता, इसे रोककर ड्यूटी में फौजी जवानों के हवाले कर देते। फौजी सिपाहियों के पास पहले से दो मुसाफिर चुपचाप मगर घबराए हुए खड़े थे। जाहिर है इनसे पूछगछ की जाने वाली थी। भारत के एक बहुत बड़े डैम के साथ इनके एक अहम तरीन ज़ेरे ज़मीन खुफिया लेज़र सैटेलाइट प्रोजेक्ट की तबाही हुई थी। पुलिस और फौज की इंटेलिजेंस जिस कदर सख्त इकदाम करती वो हक बजानिब थी। ये ट्रेन रोहितगढ़ से आई थी और इसी जगह डैम गर्क हुआ था। फौज की सिक्योरिटी को दूर ही से देखकर कमांडो शेर खान एक तरफ होकर खिसक गया और एक लोहे के चौकोर स्टोन की आड़ में खड़े होकर बशीर अली और मुजाहिद शाहिद अली को तकने लगा, क्योंकि वो गेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर इनकी नज़र फौजी सिपाहियों पर पड़ी थी, मगर अब देर हो चुकी थी। वो गेट पर आ गए और फौजी अफसर ने भी इन्हें देख लिया था। बशीर अली तो आम देहातियों के लिबास में था और चूंकि इस इलाके का रहने वाला था, इसलिए वहाँ के देहातियों की ज़ुबान आसानी से बोल लेता था। मुजाहिद शाहिद अली सपेरे के भेस में था और इस इलाके की देहाती ज़ुबान से इतना वाकिफ़ नहीं था। फौजी अफसर ने बशीर अली को गहरी निगाह से देखा और इसे देहाती समझकर जाने दिया। जब शाहिद अली सपेरे के भेस में इसके करीब से गुजरने लगा तो फौजी अफसर ने इसे रोक दिया। इसने शाहिद अली से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रोहितगढ़ से आ रहा हूँ हुजूर। शाहिद अली ने इस इलाके के सपेरों की ज़ुबान बोलने की कोशिश करते हुए कहा। हिंदू फौजी अफसर भी इस इलाके का रहने वाला था और वहाँ के सपेरे किस लहजे में बात करते हैं ये वो जानता था। इसने शाहिद अली से दूसरा सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? शाहिद अली ने अपना जो नाम पहले से सोच रखा था वो बता दिया। फौजी अफसर ने पूछा, रोहितगढ़ में तुम क्या करने गए थे? शाहिद अली ने कहा, महाराज जी वहाँ जंगल में सांप पकड़ने गया था जी। फौजी अफसर भी मिलिट्री इंटेलिजेंस का अफसर था, समझ गया कि ये सपेरा नहीं है बल्कि सपेरे के भेस में कोई और ही शख्स छुपा हुआ है। इसने कहा, तुम्हारा लहजा सपेरों वाला नहीं है, सच सच बता दो कि तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो। शाहिद अली ने कहा, मैं सपेरा हूँ हुजूर, जाकर मेरे डेरे वालों से पूछ ले। हिंदू फौजी अफसर ने फौजी जवानों को इशारा किया। दो फौजी एकदम आगे बढ़े और आगे उन्होंने मुजाहिद शाहिद अली को इसी वक्त हथकड़ी लगा दी। शाहिद अली एहतजाज करने लगा। हिंदू फौजी अफसर ने सिपाहियों से कहा, इसे ले चलो। दो फौजी सिपाही शाहिद अली को लेकर स्टेशन की ड्यूटी से बाहर निकल गए। एक फौजी गाड़ी में सवार हो गए और फौजी गाड़ी आगे रवाना कर दी गई। ये सारा मंजर कमांडो शेर खान गेट से दूर प्लेटफॉर्म पर आहिनी सुतून की आड़ में छुप कर खड़ा देख रहा था। दूसरी बार ऐसा हुआ था कि मुजाहिद शाहिद अली अपनी नासमझी और नातजुर्बाकारी की वजह से दुश्मन के हत्थे चढ़ गया था, लेकिन इस बार शाहिद अली का इतना कसूर नहीं था। प्लेटफॉर्म की फिजा में जो खतरे की हल्की और बेमालूम सी बू रची हुई थी, इसको कमांडो शेर खान जैसा कमांडो ही महसूस कर सकता था। झांसी की खुफिया तंजीम का मुजाहिद बशीर अली निकल गया था। मुजाहिद शाहिद अली मिलिट्री पुलिस के काबू आ गया था। एक अफसोसनाक बात हुई थी। शेर खान जानता था कि शाहिद अली मौत को सीने लगा लेगा, लेकिन अपने साथियों और झांसी की खुफिया तंजीम के कासिम जान और बशीर अली वगैरह का कभी नाम नहीं लेगा। इसके बावजूद शेर खान को इसकी ज़िंदगी की फिक्र थी।
शाहिद अली कश्मीर के महाज पर लड़ने वाला एक शेरदिल मुजाहिद था। इसे हर हालत में जिंदा रहना चाहिए था। वो दिल में दुआ मांगने लगा कि शाहिद अली किसी तरह दुश्मन के चुंगल से फरार होने में कामयाब हो जाए। कमांडो शेर खान अपने बारे में फिक्रमंद था, क्योंकि वो अभी तक झांसी रेलवे स्टेशन की हुदूद के अंदर था और इसने महसूस कर लिया था कि स्टेशन के इर्द गिर्द जगह जगह मिलिट्री इंटेलिजेंस और सिविल पुलिस के सिपाही मौजूद है और हर आने जाने वाले से सवाल जवाब कर रहे हैं। झांसी रेलवे स्टेशन के गुर्दोनवाज से कमांडो शेर खान इतना वाकिफ नहीं था। इसे इतना ज़रूर मालूम था कि अगर वो रेल की पटरी के साथ साथ बम्बई रेलवे लाइन पर मील 1.5 मील तक चलता रहे तो एक छोटी नहर का पुल आता है। ये नहर शहर झांसी की तरफ जाते हुए झांसी के मशहूर रानी झांसी के किले के अकब से होकर गुजरती है। वहाँ शहर का वो मंदिर था जहाँ से एक रास्ता इन टीलों की तरफ जाता था, जहाँ मुजाहिदीन झांसी का आर्जी खुफिया ठिकाना बना हुआ था। चुनांचे वो चुपके से प्लेटफॉर्म के नीचे रेल की पटरी पर उतर गया और पीछे बम्बई रोहितगढ़ की तरफ चलने लगा। वो देहाती लिबास में था। इस तरफ पुलिस का कोई सिपाही भी नजर नहीं आ रहा था। इंटेलिजेंस वाला अगर कोई होता तो शेर खान बड़ा मोहतात होकर देहातियों वाली बेनियाजी से चल रहा था ताकि किसी को इस पर शक न पड़े। टिकट इसकी पुरानी सदरी की जेब में था। किसी के पूछने पर वो टिकट दिखा सकता था। इसने जहन में यह भी सोच लिया था कि किसी के पूछने पर इसे क्या कहना होगा कि वो कहाँ जा रहा है। वो स्टेशन की इमारत से बाहर निकल आया था और बम्बई रेलवे लाइन से उतरकर खेत की पगडंडी पर चल रहा था। सामने से आती हुई एक बैलगाड़ी गुजरी। देहाती गाड़ी बान ने कमांडो शेर खान को राम राम भैया कहा तो इसने भी जवाब में राम राम भैया कह दिया। 1.25 मील का फासला तय करने के बाद नदी का पुल आ गया। शेर खान रेलवे लाइन से उतरा और नदी के साथ साथ रानी झांसी के तारीखी किले की तरफ चलने लगा। अब वो खतरे के मुकाम से काफ़ी हद तक दूर हो गया था, फिर भी वो बहुत मोहतात था और चारों तरफ से बाखबर होकर चल रहा था। आध घंटा चलने के बाद वो तारीखी किले की अजबी दीवार के पास पहुंच गया। यहाँ से इसने नदी को खुदा हाफिज कहा और किले की दीवार के साथ साथ चलता एक बड़ी सड़क पर आ गया, जिसकी दूसरी तरफ मंदिर था। सड़क पर ट्रैफिक गुजर रही थी। पुलिस का कोई सिपाही नजर नहीं आ रहा था। कमांडो शेर खान ने एक जगह से सड़क अबूर की और मंदिर की तरफ चला। मंदिर में पुजारी लोग आ जा रहे थे। इनमें औरतें भी थी और मर्द भी थे। दूसरे लोगों के साथ वो भी मंदिर में दाखिल हो गया और तलाश करते करते इसने मंदिर का पिछला दरवाज़ा तलाश कर लिया और इसमें से गुजरकर वो सामने जहाँ दूर ऊंचे नीचे भूरे रंग के टीले दिखाई दे रहे थे, इसकी तरफ चलने लगा। इन टीलों के दरमियान एक जगह झांसी के मुजाहिदों का खुफिया ठिकाना था। कमांडो शेर खान खुफिया ठिकाने पर पहुंचकर मुजाहिद कासिम जान को सारे हालात से बाखबर करना चाहता था। इसे यकीन था कि मुजाहिद बशीर अली भी वहां पहुंच चुका होगा। जब वो टीलों के खुफिया रास्तों से गुजरता हुआ खुफिया ठिकाने पर पहुंचा तो सबसे पहले इसे बशीर अली ही मिला। इसने ये पहला जुमला कहा, शाहिद अली को फौज पकड़ कर ले गई है। मैंने खुद इसे फौजी सिपाहियों के साथ जीप में सवार होते देखा था। शेर खान ने जवाब दिया, मैंने भी देख लिया था। सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी। तुम खुशकिस्मत थे कि गेट से निकलने में कामयाब हो गए। मैं तो ड्योडी में फौज को देखकर वहीं रुक गया था और एक सुतून की ओर में छुपकर शाहिद अली को फौजी अफसर के सवालों का जवाब देते देख रहा था। बस कहीं ना कहीं शाहिद अली से कोई गलती हो गई होगी और फौज इसे पकड़ कर ले गई। बशीर अली शेर खान को कमांडो कासिम जान के पास ले गए। कासिम जान ने शेर खान को मिशन की मुबारकबाद दी और इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि शाहिद अली को फौज पकड़ कर ले गई है। शेर खान कासिम जान के सामने बैठ गया। इसने पूछा, आपके ख्याल में फौज शाहिद अली को कहाँ ले गई होगी? कासिम जान कुछ सोचकर बोला, फौज का हेडक्वार्टर तो किले में ही है, वहीं ले गई होगी, क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस का इंट्रोगेशन सेंटर भी किले ही में है। शेर खान ने कहा, हमें शाहिद अली को वहाँ से निकालने की भरपूर कोशिश करनी होगी। कासिम जान बोला, तुम फिक्र क्यों करते हो? शाहिद अली की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। हम सबसे पहले ये खोज लगाएंगे कि इसे किस जगह कैद में रखा गया है। इसके बाद अपने तमाम वसाइल को काम में लाते हुए इसे बाहर से निकालने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कासिम जान कहने लगा, आज सुबह मुझे कश्मीर के महाज से कमांडो तुराबी का खुफिया पैगाम मौसूल हुआ है, जिसमें इसने तुम्हें और मुजाहिद शाहिद अली को किसी अहम मिशन की खातिर कश्मीर बुलाया है। शाहिद अली तो अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम कमांडो तुराबी से जितनी जल्दी जाकर मिल सकते हो मिलो। ये कोई एमरजेंसी मिशन है जिसके लिए इसने खास तौर पर तुम दोनों को बुलाया है। कमांडो शेर खान बोला, मैं आज रात ही यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन शाहिद अली की मुझे फिक्र रहेगी। कासिम जान ने कहा, इसकी फिक्र न करो, अगर शाहिद अली जिंदा है तो हम किसी न किसी तरह इसका खोज लगाकर इसे छुड़ा लाएंगे, लेकिन तुम्हें भी यहाँ से निकलते वक्त बड़ा होशियार रहना होगा। तुम लोगों ने जो काम कर दिखाया है इसने इंडियन गवर्नमेंट को हिला कर रख दिया है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि फौज ने शहर को घेरे में न ले लिया हो। शाहिद अली का पकड़ा जाना इस बात का सबूत है कि फौज और इंटेलिजेंस मक्खियों की तरह शहर के अंदर और बाहर भी मिला रही है। कमांडो शेर खान कहने लगा, आप मुझे क्या मशवरा देते हैं? मुझे ट्रेन के जरिए सफ़र करना चाहिए या नहीं? कासिम जान ने कहा, ट्रेन में सफ़र करना ख़तरनाक होगा। बशीर अली तुम्हारे साथ जाएगा। रात को झांसी से बार बरदार ट्रक माल लेकर ग्वालियर आगरा की तरफ चलते हैं।
बशीर अली तुम्हें किसी ट्रक में बिठा देगा। ग्वालियर या आगरा पहुंचकर तुम बेशक दिल्ली तक की कोई ट्रेन पकड़ लेगा। रात के 11 बजे बशीर अली के साथ शेर खान खुफिया कमीनगाह से निकलकर ट्रक अड्डे की तरफ चल पड़ा। बशीर अली की ट्रक अड्डे पर एक ठेकेदार से अच्छी खासी वाकफियत थी। इसने कमांडो शेर खान को एक बहुत बड़े माल बरदार ट्रक पर बिठा दिया। ग्वालियर जा रहा था। इसका ड्राइवर भी मुसलमान था। इसने शेर खान को अपने साथ वाली सीट पर बिठा दिया। ट्रक ग्वालियर आगरा दिल्ली जाने वाली शाहराह पर रवाना हो गया। ट्रक पर बहुत बोझ लदा हुआ था, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार ज्यादा नहीं थी। कमांडो शेर खान ट्रक में बैठ तो गया था, लेकिन वो इस हकीकत से बेखबर नहीं था कि ट्रक दिल्ली बम्बई शाहराह पर चल रहा है और इस इलाके में इंतहाई खतरनाक हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है और किसी भी जगह कम अज कम ग्वालियर तक फौज या पुलिस ट्रक रोककर चेकिंग कर सकती है। मगर शेर खान के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। एक मसला यह भी था कि ट्रक सिर्फ ग्वालियर तक जा रहा है। वहाँ से शेर खान को दिल्ली तक के लिए कोई ट्रेन वगैरह पकड़नी थी और कुछ पता नहीं था कि आधी रात के वक्त कोई ट्रेन मिलेगी भी या नहीं। ट्रक अगर आम रफ्तार से चल रहा होता तो वो 1.5 पौने 2 घंटे के अंदर झांसी पहुंच जाता, लेकिन ज्यादा बोझ की वजह से इसकी रफ्तार कम हो गई थी। ग्वालियर तक खैरियत रही। रास्ते में किसी जगह किसी फौजी या पुलिस की चेक पोस्ट से वास्ता न पड़ा। शेर खान ने मुसलमान ट्रक ड्राइवर को कह दिया था कि वो इसे ग्वालियर के रेलवे स्टेशन के करीब उतार दे। इसने ऐसा ही किया। ट्रक से उतरकर कमांडो शेर खान सड़क पर एक तरफ हो गया। इसने बड़े गौर से सड़क का जायजा लिया। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। सड़क वीरान और खाली पड़ी थी। कुछ फासले पर रेलवे स्टेशन की रोशनियां नजर आने लगी। शेर खान खामोशी से सड़क के किनारे किनारे चलता स्टेशन पर आ गया। स्टेशन पर भी ज्यादा लोग नहीं थे। बुकिंग ऑफिस की खिड़की खुली थी। इस वक्त शेर खान आम लिबास यानी कमीज पतलून में था और पाँव में बूट पहन रखे थे। किसी किस्म का असला या चाकू वगैरह इसके पास नहीं था। जेब में 2-250 रुपए थे। मालूम हुआ कि सुबह 6 बजे एक ट्रेन भोपाल से आएगी, वही दिल्ली जाएगी। शेर खान दिल्ली का टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर आकर कोने के बेंच पर बैठ गया। इसे कम से कम 2.5-3 घंटे इंतजार करना था। प्लेटफॉर्म पर चूंकि चंद एक मुसाफिर ही बैठे थे और पुलिस का कोई सिपाही भी नहीं था, इसलिए शेर खान को यह जगह महफूज नजर आई। इसे क्या मालूम था कि जिस जगह को वो महफूज समझ रहा था वही इसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होगी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।